नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के तृतीय भाव में जो चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा 11th हाउस का स्वामी होता है, एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में पहुंच जाता है तो यह एक अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कैसे? देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार यह स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर मृत्यु स्थान में एक त्रिषडाय भाव का स्वामी बैठ गया है। 3, 6 और 11 तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। अशुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठ गया है, ऐसे अशुभ भाव में जिसमें कि विशेष रूप से कोई गुण विद्यमान नहीं है, पूर्ण रूप से अशुभ भाव। देखिए, हालांकि यह त्रिषडाय भाव भी है और 11th हाउस भी त्रिषडाय भाव है। 11th हाउस खूबी भी रखने वाला भाव होता है। यहाँ पर तृतीय भाव को एक और भी दोष लग रहा है कि ये 8वें भाव का 8वां भाव मतलब मृत्यु स्थान भी है, लेकिन 11th हाउस जो है वह 6ठे भाव का 6ठा भाव है, रोग का रोग है। तृतीय भाव की सापेक्ष अगर देखें तो यह कम अशुभ भाव माना जाता है। पावर में अगर देखा जाए तो तृतीय से 6ठा बलि और 6ठे से एकादश बलि, तृतीय से षष्ठम बलि और षष्ठम से एकादश बलि, हमने विस्तार से बात की थी इसके बारे में। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो श्लोक नंबर 6 और 7 में हमने 3, 6 और 11 भावों के बारे में विस्तार से बात करी थी, त्रिकोण के बारे में बात करी थी और केंद्रों के बारे में भी बात करी थी और केंद्राधिपत्य दोष के बारे में भी बात करी थी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको लघु पारशरी के बारे में भी विस्तार से जानना है तो इस वीडियो के अंत में हम लघु पारशरी की प्लेलिस्ट भी आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप लघु पारशरी के श्लोक 6 और 7 को अगेन देख सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड जब अपने से पंचम मतलब पंचम से मतलब हो गया है कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव होता है पंचम भाव। 11th हाउस का लॉर्ड जब तृतीय भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी होगी, एक शुभता जरूर होगी। तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को यह शूरवीर बना देता है। व्यक्ति घबराने वाला नहीं होता, व्यक्ति रिस्क टेकर होता है, व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं घबराता, व्यक्ति की हिम्मत कभी नहीं टूटती और इसका उसको लाभ भी मिलता है। कब लाभ मिलता है? 24 साल की अवस्था के बाद। देखिए, चंद्रमा की जो उम्र होती है वो 24 वर्ष होती है। 24 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को विशेष रूप से यह संघर्ष कराता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब करता है, व्यक्ति को संघर्ष भी कराता है, धन की स्थिति भी कमजोर कर देता है। लेकिन 24 वर्ष की अवस्था के बाद, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र की राशि में भी बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल चंद्रमा को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा भी मंगल को मित्र भाव से देखता है, तो अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। 24 साल की अवस्था तक तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराएगा, उसका हेल्थ भी खराब करेगा। 2 बार व्यक्ति को मृत्यु तल कष्ट अवश्य ही होंगे, एक 12 साल की अवस्था में और एक 24 साल की अवस्था में। लेकिन 24 प्लस की अवस्था के बाद व्यक्ति को उन सभी चीज़ों में बेटर आउटपुट मिलने लगेंगे, क्योंकि 24 साल की अवस्था के बाद चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर वह 11th हाउस के सापेक्ष जो यह पंचम भाव पे बैठा हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी लाभ व्यक्ति को प्रदान करने वाला होगा और डेजिग्नेशन भी व्यक्ति को दिलवाएगा, उच्च पद भी व्यक्ति को दिलवा देगा। लेकिन उससे पूर्व व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। अपने कारक भाव से जब ये 12th हाउस में बैठ जाता है तो भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यय भाव का मतलब हानि पहुंचाने वाला बन जाता है। द्वादश भाव हानि का भी होता है। यह दिखाता है कि 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति को विशेष रूप से संघर्ष करने ही पड़ेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित भी व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ेंगे, हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन 24 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त हो जाएंगे। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि 9th हाउस पर भी है।
9th हाउस होता है भाग्य भाव और यहाँ पर इसकी उच्च राशि है। नीच भाव का स्वामी चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि को देखता है तो यह भाग्योदय प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन कब ये बनेगा? 24 साल की अवस्था के बाद। देखिए एक चीज़ की चर्चा और करनी है यहाँ पर। क्या? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है। एक होता है राजयोग और एक होता है नीचत्व योग। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो उसको नीचत्व का दोष लग जाता है। लेकिन इसके अपोजिट एक योग होता है नीच भंग राजयोग। जब किसी भी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वह राजयोग प्रदान करने वाला हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर चंद्रमा का ऑटोमेटिकली नीच भंग हो रहा है। क्यों भंग हो रहा है? क्योंकि यह चंद्रमा की जो स्थिति है, जो नीचत्व की स्थिति है, वो तृतीय भाव में जनरेट हो रही है, तीसरे भाव में जनरेट हो रही है और तीसरा भाव मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ पर इसके नीचत्व को भंग करने वाली स्थिति बन रही है एट ए ग्लांस। लेकिन अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है तो वह जिस राशि में नीच का होता है, जिस राशि में उच्च का होता है, अपने स्थान से यदि वह ग्रह केंद्र में आ जाए तो वह नीच भंग हो जाएगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा नीच का हो गया, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि चंद्रमा किन किन राशियों में उच्च का होता है, किन राशि में नीच का होता है। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में तो नीच का होता है और वृष राशि में उच्च का होता है। और हमें तीसरी चीज क्या देखनी है कि चंद्रमा जिस राशि में नीच का होता है उसका स्वामी क्या है और जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी क्या है। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो रहा है तो इसका स्वामी होता है मंगल और वृष राशि में उच्च का होता है तो इसका स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ पर बात हो रही है चंद्रमा के सापेक्ष मंगल और शुक्र में से कोई भी एक ग्रह जब चंद्रमा के सापेक्ष केंद्र में स्थित हो जाए। केंद्र भाव कौन से होते हैं? 4, 7 और 10 भाव। यदि यहां से चंद्रमा के स्थान से देखें तो चौथा स्थान 1, 2, 3, 4, एक तो ये वाला स्थान। सातवां स्थान कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ये वाला स्थान। और 10वां स्थान कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक द्वादश स्थान। अब सिद्धांत ये कहता है, ये जो सिद्धांत है वह पाराशरी ही सिद्धांत है, ऋषि पाराशर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो लिटरेचर है, जो ग्रंथ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सब बात कर रहे हैं कि यदि मंगल अथवा शुक्र में से कोई एक ग्रह छठे भाव, नवे भाव या द्वादश भाव में स्थित हो तो ये नीचत्व का योग भंग होकर, नीचत्व का दोष भंग होकर बेसिकली यह विपरीत राजयोग बन जाएगा, जिसको कि कहा जाता है नीच भंग राजयोग। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि मंगल या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह इन तीनों में से किसी एक स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नीच भंग हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से। लेकिन एट ए ग्लांस अगर बात करें, इन जनरल हम बात करें तो क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड एक अशुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठ जाता है तो वह शुभ बन जाता है और वो भी जब नीच का होकर बैठ जाता है तो विशेष शुभ बन जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। तो यह विशेष शुभ योग प्रदान करने वाला होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी प्रदान करने वाला होगा। देखिए जब भी नीच भंग राजयोग भी बनता है ना, तब भी वह विषम परिस्थितियों में एक पॉजिटिव फल का निर्माण करने वाला होता है, विषम परिस्थितियों में होता है। तो यहाँ से भी अगर यह नीच भंग राजयोग यदि सैद्धांतिक रूप से भी नहीं बन पाता है तो 24 वर्ष की अवस्था तक तो व्यक्ति को कष्ट होंगे, लेकिन 24 प्लस की अवस्था के बाद यह चंद्रमा एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। बेसिकली चंद्रमा नहीं बनता है, यह चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन मिलकर यह योग बना देता है। चंद्रमा और मंगल की युति किसी भी भाव में यदि स्थित होती है तो लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। जब हम पाराशरी योगों को पढ़ेंगे तो उसमें आपसे बात करेंगे कि
लक्ष्मी योग का जो निर्माण होता है, चंद्रमा और मंगल की युति यदि किसी भी भाव में होगी तो वह लक्ष्मी योग का निर्माण करने वाली हो जाती है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, लेकिन किसकी राशि में हो रहा है? मंगल की राशि में हो रहा है। तो यहाँ पर यह लक्ष्मी योग का भी निर्माण करने वाला हो रहा है। बहुत माइन्यूटली इस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हम तभी आपसे लगातार बात कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो को देखने की। जब आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। हमारा उद्देश्य भी यहाँ पर प्रेडिक्शन करना नहीं है, आपको आपके भविष्य के बारे में बताना नहीं है, बल्कि आपको भविष्य फल कैसे बताएं ये सिखाना है। तो इसलिए हम इस एपिसोड में तो आपसे, इस वीडियो में तो हम आपसे विस्तार से बात कर पा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा हर वीडियो में नहीं हो पाएगी इतनी लंबी। किसी वीडियो में कुछ चर्चा हो सकती है, किसी वीडियो में कुछ चर्चा हो सकती है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर जब इसकी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी तो यह व्यक्ति के जो संघर्ष हैं उसको कम करने वाला भी हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा? 24 साल की अवस्था के बाद। कभी कभी देखिए ऐसी भी स्थिति आती है कि यह संघर्ष 48 साल की अवस्था तक भी चलता है, क्योंकि 48वां भी साल जो होता है वो चंद्रमा का होता है। लेकिन 24 साल की अपेक्षा वह संघर्ष 25 साल से लेकर 47 साल या 48 साल की उम्र तक कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा नीच का होकर 24 साल की अवस्था तक विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। किन्हीं परिस्थितियों में यह उम्र 48 साल भी हो सकती है। यदि ऐसा है तो आपको फिर इसके उपाय शीघ्र से शीघ्र कर लेने चाहिए। क्या कर सकते हैं इसका उपाय? सबसे अच्छा उपाय यह है कि किसी सोमवार से प्रारंभ करके 43 डेज लगातार किसी मंदिर में चावल देना शुरू कर दें, चावल का दान करना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार आपको करना है, सोमवार से स्टार्ट करके, जिससे यह 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा और 3rd हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे या कम होंगे। पहला उपाय आप ये कर सकते हैं, ये संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसको लग्न में मूव करा दें। लग्न में कैसे मूव होगा? गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें सोमवार के दिन। किसी ब्राह्मण से इस यंत्र को अभिमंत्रित अवश्य करा लें, चांदी के पात्र में ये यंत्र बनवाएं और उसको गले में धारण कर दें, जिससे कि यह लग्न में मूव हो जाएगा और आपका संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 9th हाउस में अथवा लग्न में चंद्रमा के विरोधाभासी ग्रह होते हैं, कोई क्रूर ग्रह होता है, कोई पापी ग्रह होता है, तब तो आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात करी थी कि चंद्रमा बहुत जल्दी दूसरे ग्रह का प्रभाव एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब वो प्रभाव को एब्जॉर्व करता है तो वह दूषित हो जाएगा, अगेन दूषित हो जाएगा। तो ऐसे में आप उपाय नहीं कर सकते। यदि लग्न में सूर्य, राहु, शनि, शुक्र या केतु में से कोई भी ग्रह यदि होता है, इसी प्रकार से 9th हाउस में सूर्य, शुक्र, शनि, केतु या राहु में से कोई सा ग्रह होता है, तो फिर आपको तीसरे उपाय की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और 3rd हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का होना चाहिए, बेजोड़ कड़ा होना चाहिए, खुला हुआ कड़ा नहीं होना चाहिए, बंद कड़ा होना चाहिए। तो इस कड़े को आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। तो यह 11th हाउस को मूव करने लगेगा। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से पापी ग्रह बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मृत्यु स्थान में पहुँच गया है, अष्टम का अष्टम है, मृत्यु स्थान में पहुँच गया है। पहली बात, त्रिषणाय भाव का स्वामी है। दूसरी नेगेटिविटी, तीसरी नेगेटिविटी है, ये नीच का हो गया है। तो तीनों ही दृष्टियों से देखें तो विशेष पापी ग्रह बन गया है, विशेष दूषित ग्रह बन गया है। तो ऐसे में अगर इसको 11th हाउस में भी आप मूव कराएंगे ना, तो यह सिद्धांत है कि 11th हाउस में कोई भी पापी या क्रूर ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देता। तो कम से कम आपको शुभ प्रभाव न मिले, लेकिन अशुभ तो इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो 11th हाउस में भी आप मूव करा सकते हैं। तो इन तीनों में से भी जो भी आपको उचित लगे उपाय वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी
कन्या लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।